हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्कॉलरशिप्स अरीना। आज की जो अपॉर्चुनिटी है बेसिकली ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप है जो कि ऑफ़र की जा रही है यूके गवर्नमेंट की तरफ से। और यूके और कॉमनवेल्थ इसको ऑफ़र कर रहे हैं। यूके की इस फुली फंडेड स्कॉलरशिप के लिए आप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे रहते हुए मैं सारा कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे फेसबुक पेज का लिंक और यूट्यूब चैनल का लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक, सारे लिंक्स जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, डोंट वरी। और यूके की तरफ से इसी कॉमनवेल्थ प्लेटफॉर्म के थ्रू कुछ मंथ पहले अगस्त में जो है फुली फंडेड फेलोशिप प्रोग्राम भी जो ऑफ़र किया गया था, जिसकी डेडलाइन गुजर गई है। उससे काफ़ी चीज़ें कॉमन है, लाइक इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अप्लाइंग प्रोसीजर और इसके थीम्स जो हैं वो उस फेलोशिप प्रोग्राम से मिलते जुलते हैं काफ़ी। तो आप में भी जो है कंफ्यूज हो जाएं, सो ये चीज़ मैं अभी क्लियर कर रहा हूँ। सबसे पहले चलते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ। कौन कौन से कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कुछ इंट्रोडक्शन दिया हुआ है इन्होंने, अगर आप पढ़ना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं तो पढ़ लें। अगर आप इस अपॉर्चुनिटी में इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर पढ़ें, आपको समझ आ जाएगी इस अपॉर्चुनिटी की। सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से कंट्रीज़ अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे पाकिस्तान का भी नाम है, इंडिया का भी नाम आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आप इन दोनों कंट्री से हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पाकिस्तान का नाम है, सो इट्स मीन के पाकिस्तानी जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। फर्दर इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। जो स्टूडेंट्स अप्लाई करना चाहते हैं, सबसे पहले तो ये कि ये जो कंट्रीज़ की लिस्ट दी हुई है, इनके रेफ्यूजी स्टेटस हो वहाँ पे, या फिर इनके परमानेंट रेजिडेंट हो, ठीक है, या इनके सिटीज़न हो, या फिर वहाँ पे रेफ्यूजी हो। रेफ्यूजी मतलब जो पनाह ली होती है आर्जी तौर पे, लाइक जिस तरह अफ़गानी बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में रहते हैं, तो अगर वो पाकिस्तान में रहते हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। या फिर जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको प्रोटेक्ट किया हो, उसको पनाह दी हो, तो वो पर्सन भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। फिर ये जो एलिजिबल कंट्रीज़ की लिस्ट है, इन लिस्ट में उसका जो है वो परमानेंट रेजिडेंट होना ज़रूरी है। इस पॉइंट पे उन्होंने ये बात की हुई है। थर्ड पॉइंट में उन्होंने कहा कि जो स्टूडेंट है वो सितंबर 2024 में यूके में आके अपनी स्टडी कंटिन्यू करने के लिए अवेलेबल हो। ये ना हो कि वो अपने किसी प्रोजेक्ट में या अपनी बैचलर्स की स्टडी में बिज़ी हो, ऐसा कोई सीन ना हो। सितंबर 2024 को उसको यूके जाना पड़ेगा इस अपनी स्टडी कंटिन्यू करने के लिए। सो सितंबर 2024 में वहाँ के लिए जो है वो अवेलेबल हो। फिर उन्होंने कहा कि सितंबर 2024 से पहले पहले जो है स्टूडेंट के पास एटलीस्ट सेकंड अपर क्लास की जो है वो डिग्री हो, ठीक है, अपर सेकंड क्लास की डिग्री हो, और जो या फिर लोअर सेकंड क्लास की डिग्री हो। वैसे उन्होंने बोला कि सीएससी जो है वो सेकंड मास्टर्स की डिग्री को जो है वो स्पॉन्सर नहीं करता, इसको फ़ंड नहीं करता। और अगर अप्लाई कर रहे हैं सेकंड मास्टर्स डिग्री के लिए तो एप्लीकेंट के पास जस्टिफिकेशन होनी चाहिए कि वो क्यों इस प्रोग्राम में अप्लाई कर रहा है, क्यों इधर पढ़ना चाहता है, क्या रीज़न है, ठीक है। ये सारी जस्टिफाई अगर वो कर लेता है तो मे भी फिर इसको जो है वो ऑफ़र किया जाए। फिर उन्होंने ये स्कॉलरशिप है जो बेसिकली ये उन्हीं स्टूडेंट्स को देनी है जो कि यूके में अपनी इस स्कॉलरशिप के बगैर स्टडी कंटिन्यू नहीं कर सकते, ठीक है। आपको ये जस्टिफाई करना होगा कि भाई यही स्कॉलरशिप मेरा आखिरी सहारा है, आखिरी आसरा यही स्कॉलरशिप है, इस स्कॉलरशिप के बगैर मैं यूके में अपनी स्टडी कंटिन्यू नहीं कर सकता। सो ये पाकिस्तानियों के बाएँ हाथ का खेल है, इधर पाकिस्तानियों को कुछ भी गाइड करने की ज़रूरत नहीं है। फिर जो है वो रिक्वायर्ड फॉर्मेट है, उसके मुताबिक आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने हैं, फिर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा होगा। ओके, सो यहाँ तक था जो मेजर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अभी इसको जो डीप तरह चलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा एज की कोई लिमिट्स नहीं है, ठीक है, एज कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसका कोई इशू नहीं है। हाँ, अगर कोई डिसेबल स्टूडेंट है या फिर ऐसे सोसाइटी में रहता है, ऐसा जो उसने बैरियर्स फेस किए हुए हैं, कुछ भी ऐसी हार्डशिप्स फेस की हैं, तो उस बिना पे उसके अगर मार्क्स थोड़े भी आए हैं, वो जस्टिफाई करता है तो उसको डेफिनेटली वो इनकरेज करेंगे। डिसेबल स्टूडेंट है या कुछ भी ऐसा इशू है तो वो अगर अपनी इन सारी चीज़ों को अपनी एप्लीकेशन में मेंशन करता है तो उसको इन चीज़ों का बेनिफिट होगा। इससे सारी चीज़ें आपने माइंड में रखनी है, ठीक है। अभी इसके डॉक्यूमेंट्स की तरफ चलते हैं कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं इसके लिए। ये सारे टैब्स ने इन्होंने साइड पे दिए हैं, मैं यहीं से ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं तरतीब से चल रहा हूँ, पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फिर डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं, फिर इसकी तरफ इसी तरह वन बाय वन सारे स्टेप्स को बता रहा हूँ आगे पीछे, ठीक है। तरतीब से नहीं, मैं रैंडमली चल रहा हूँ, जस्ट स्टेप वाइज, ताकि क्लियर हो जाए। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आप डॉक्यूमेंट्स की तरफ चलते हैं कि इस स्कॉलरशिप के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो है कि स्टूडेंट को, जो एप्लीकेंट है जो इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहा है, उसको जो रेफरेंस लेटर्स की ज़रूरत होगी जो कि आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करने होंगे, और ये आपने अपलोड करने हैं तो डेडलाइन से पहले पहले करना है। मसला है कि सारी चीज़ें इन्होंने इंग्लिश में लिखी हैं, मैं उर्दू में ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, इजी वर्ड्स में, ताकि हर स्टूडेंट को समझ आ जाए। सो यही बात उन्होंने की हुई है कि पीडीएफ फॉर्मेट में आपने रेफरेंस लेटर अपलोड करने हैं, जिसके ऊपर जो है वो यूनिवर्सिटी का नेम होता है, लोगो होता है टॉप पे,
वो चीज़ें हों, और उसको PDF में आपने डेडलाइन से पहले पहले अपलोड करना है। फिर ये कि जो स्टूडेंट के पास प्रूफ हो, ये जो एलिजिबल कंट्रीज़ थे इसका प्रूफ हो, ID कार्ड हो या पासपोर्ट हो या कुछ भी ऐसी चीज़ हो जिससे साबित हो सके कि ये वहाँ का रेजिडेंट है। डेफिनेटली हर स्टूडेंट के पास बेफाम या ID कार्ड या फिर पासपोर्ट तो होगा ही, ठीक है। इनमें से कोई भी एक जो एलिजिबल डॉक्यूमेंट है वो आप अपलोड करें, ठीक है। ये इन्होंने मेंशन किया हो, कॉपी ऑफ वैलिड पासपोर्ट या फिर नेशनल ID कार्ड। फिर आपको ट्रांसक्रिप्ट की ज़रूरत होगी, फुल ट्रांसक्रिप्ट, मतलब जिसको हम डिग्री बोलते हैं, मार्कशीट बोलते हैं, सनद भी बोलते हैं, ठीक है। वो आपको अपनी तमाम हायर एजुकेशंस की जो है वो डिग्री चाहिए होगी, और जो अपडेटेड हो, और डेडलाइन से पहले पहले चीज़ें आपके पास हों, और आपने सारी चीज़ें अपलोड करनी है डेडलाइन से पहले पहले। कुछ कंट्रीज़ ऐसे होते हैं कि जिनमें ट्रांसक्रिप्ट है, जो सनद है, वो इंग्लिश में नहीं होती, ठीक है। पाकिस्तान में तो मोस्टली इंग्लिश में होती है, लेकिन अगर इंग्लिश में नहीं है तो आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करनी होगी, ठीक है। और जो है वो टोटली अथेंटिक ट्रांसलेटेड हो, उसको ट्रांसलेट करना है। और कोई भी पेज या कोई भी जो हिस्सा उसका मिस ना हो। अगर ऐसा होता है कि मिस होता है इन तमाम पेजेस में से, लाइक 8 सेमेस्टर्स होते हैं बैचलर्स में, तो 8 सेमेस्टर में से किसी एक सेमेस्टर की अगर मिस है तो आप इन एलिजिबल हो जाएंगे, आपकी जो एप्लीकेशन है वो डिस्क्वालीफाई कर दी जाएगी। ये सो ये माइंड में रखना है। फिर एक एटलीस्ट जो 2 रेफरेंस लेटर्स चाहिए होंगे, PDF में होंगे, जैसा कि मैंने ऊपर बोला था, PDF फॉर्मेट में होंगे, और साइन हुए हों उसके ऊपर, और इंस्टीट्यूशन का लेटर हेड हो, ठीक है। लेटर हेड जो टॉप पे होता है, मैं ट्राई करता हूँ कि आपको मेरा, अगर किसी स्टूडेंट का मेरे पास पड़ा हो तो मैं आप लोगों को शो कर दूँ, दिखा दूँ। 1 मिनट, ये भी मैंने इंटरनेट से निकाला है। ये टोटली अथेंटिक एक तरह का जो रेफरेंस लेटर, लाइक ऊपर सबसे इसके लोगो है, नीचे सिग्नेचर्स भी हैं, आप इसको ओपन करके जूम करके जो है देख सकते हैं, ठीक है। सो ये एक अथेंटिक जो है वो रिकमेंडेशन लेटर कंसीडर किया जाएगा, लाइक जिसके ऊपर जो लेटर हेड है उसका लोगो है यूनिवर्सिटी का, नीचे प्रोफेसर का नेम होगा, उसके सिग्नेचर होंगे। सो इस टाइप का जो है वो रिकमेंडेशन लेटर चाहिए होगा। फिर लास्ट पॉइंट में उन्होंने यही बात किया कि अगर कोई भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो क्लोजिंग डेट से पहले पहले सबमिट नहीं किया जाता तो स्टूडेंट जो है डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, इनएलिजिबल हो जाएगा। सो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जितने भी मैंने अभी बताए हैं आपको डेडलाइन से पहले पहले अपलोड करने होंगे। इसके बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपने ये उनको फैक्स नहीं करने, मेल नहीं करने, या जो उनको बाय डाक नहीं भेज देने, TCS नहीं कर देने, कुछ भी ऐसे जो सिस्टम के थ्रू नहीं करने, ठीक है। जो इनका ऑफिशियल वेबसाइट है इसी पे अपलोड करने हैं। इसके अलावा आप किसी भी तरह भेजेंगे तो कंसीडर नहीं किए जाएंगे। फिर ये जो आपने जो रिकमेंडेशन लेटर 2 प्रोवाइड करने हैं, उसके रिलेटेड कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि आपके प्रोफेसर ने, बेसिकली रिकमेंडेशन लेटर में क्या होगा, आपके जो प्रोफेसर हैं रिकमेंड करेंगे आपका नेम, लाइक एक स्टूडेंट है जिसका नाम है उमर अली, ठीक है। उमर अली आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने जा रहा है, तो अपने एक प्रोफेसर के पास जाएगा कि सर मुझे रिकमेंडेशन लेटर दें। उनके प्रोफेसर उसको रिकमेंडेशन देंगे और कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप को बताएंगे कि सर ये मेरा ये स्टूडेंट है, ठीक है, लाइक जिस तरह इसमें बताया हुआ है, ठीक है। इधर स्टूडेंट का नेम होगा और उसमें बताएंगे कि स्टूडेंट मेरे पास पढ़ता रहा है, इस डिग्री से, ये डिग्री इसने मेरे पास किया इस साल से इस साल तक, और इसके में ये क्वालिटीज़ हैं, काइंडली आप इसको जो है कंसीडर करें स्कॉलरशिप के लिए, ठीक है। ये इसमें इसकी ये क्वालिटीज़ हैं, इसकी ये खूबियाँ, ये खामियाँ, ये सारी चीज़ें आपके लेटर ऑफ रिकमेंडेशन में मेंशन होंगी। लास्ट पे प्रोफेसर के सिग्नेचर्स होंगे, उसका नेम होगा, ठीक है, उसके कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल या फ़ोन नंबर भी होगा। सो कुछ पॉइंट्स हैं जो कोई इन्होंने यहाँ पे मेंशन किए हैं कि आपके रेफरी हैं, जो रेफरी मींस आपके जो टीचर आपको रिकमेंड करेंगे, उन्होंने कुछ चीज़ें लाजमी मेंशन करनी है उस रिकमेंडेशन लेटर में। सबसे पहले तो हाउ लॉन्ग एंड इन विच कैपेसिटी द रेफरी हैज़ नोन दिस एप्लीकेंट। एप्लीकेंट है जो उसको कब से जो रेफरी जानता है और कितनी देर से जानता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपका प्रोफेसर मेंशन करेगा, जैसे कि मैंने बोला कि वो बताएंगे इस साल से इस साल तक की डिग्री की है, इतने सालों से जानते हैं, इतनी देर से जानते हैं, ठीक है। प्रोफेसर ना भी हो, कोई भी जो है वो और पर्सन अगर आपको रिकमेंड कर रहा है तो भी। फिर ये कि आपका जो रेफरी हैं, आपके जो टीचर हैं, वो बताएंगे कि क्या ये स्टूडेंट जो UK की स्कॉलरशिप के लिए सूटेबल है, कितना सूटेबल है, ठीक है। इसकी जो कितनी ज़रूरत है इसको, और क्या ये सूटेबल है, क्या यहाँ पे मैनेज कर पाएगा, जो प्रोजेक्ट देंगे या रिसर्च वर्क होगा, जो भी है वाट एवर, जो कि CSE थीम्स के अंडर होगा। वो CSE थीम्स क्या हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगा कि CSE थीम्स हैं क्या बेसिकली, सो उसके लिए सूटेबल है या नहीं। फिर जो है प्रोफेसर स्टूडेंट की कुछ क्वालिटीज़ बताएंगे, लाइक कि उसकी कैपेसिटी, उसकी जो ओरिजिनल थॉट्स, उसकी मोटिवेशन, उसमें मोटिवेशन कितनी है, और उसके जो ऑब्जेक्ट्स को अपने अपने जो होते हैं कि टारगेट्स वो अचीव करने की कितनी कैपेबिलिटी है, उसमें कितनी जो स्टैमिना है, ये सारी चीज़ें जो उसकी क्वालिटीज़ हैं ओवरऑल एक स्टूडेंट में होती हैं, कि एक्टिव स्टूडेंट में होती हैं, ये सारी क्वालिटीज़ जो हैं वो प्रोफेसर बताएगा। और इसके अलावा कुछ जो है वो 2-3 आपकी स्ट्रेंथ हो जाएंगी, आपकी वीकनेस हो जाएगी, और जो इम्पैक्ट डेवलपमेंट है अपने होम कंट्री में उसके लिए स्टूडेंट ने कोई काम किया, ठीक है,
उसके लिए अगर कोई डेवलपमेंट के रिलेटेड या कुछ भी जो है स्टूडेंट का पोटेंशियल कितना है, इन चीज़ों को लेके स्टूडेंट कितना इंटरेस्टेड है, कितना एक्टिव है, कितना काम कर चुका है या करना चाहता है, या उसमें ये कैपेसिटी है भी है या नहीं, ये सारी चीज़ें जो कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपके रिकमेंडेशन लेटर में लाजमी हो, जो कि मैटर करेगा बहुत ज़्यादा। सो ये कुछ पॉइंट्स थे, जो डॉक्यूमेंट्स थे जो कि चाहिए थे इसके लिए। अब चलते हैं अप्लाई किस तरह करना है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स हो गए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया, अब चलते हैं अब अप्लाई किस तरह करना है। अप्लाई करने से पहले आपने एक चीज़ माइंड में रखनी है कि इन्होंने यहाँ पे बोला है कि एप्लीकेशन ओपन है। डेडलाइन आपने माइंड में रखनी है। डेडलाइन क्या है? 17 अक्टूबर 2023। ठीक है, और ये जो है वो ब्रिटिश समर टाइम के अकॉर्डिंग आपने देख लेना है। ठीक है, इससे पहले आपने अपनी एप्लीकेशन, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर करके अपलोड करने हैं। और जो ऑनलाइन इनका सिस्टम है, जैसे कि मैंने बोला था कि आपने इनको डॉक्यूमेंट्स कोई भी भेजने नहीं है, ऑनलाइन ही अपलोड करने हैं। सो ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम के थ्रू होगा, और जहाँ पे क्लिक करेंगे ओपन हो जाएगा वो ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम है जो इनका। यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप सबसे पहले आप जो सेलेक्ट करेंगे आप किस कंट्री के हैं, फिर नेक्स्ट करेंगे, फिर उसके अलावा जो भी क्वेश्चन हो फर्दर वो सारे करेंगे। और इसके अलावा आपने एक और काम करना है जो कि ज़रूरी है अप्लाई करते वक्त, ये दो नॉमिनेटिंग एजेंसीज़ हैं, इन दोनों में से किसी एक से कॉन्टैक्ट करना है। ठीक है, तो इन नॉमिनेटिंग एजेंसीज़ का फर्दर कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, कुछ इनकी शराइत होंगी, और इनका जो है वो सिलेक्शन प्रोसेस भी डिफरेंट होगा, दोनों से डिफरेंट हो सकता है, और मे बी कॉमनवेल्थ से भी डिफरेंट हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी डिफरेंट हो। सो आपने इनसे कॉन्टैक्ट करना है, और ये आपने डेडलाइन से पहले करना है। ठीक है, उन्होंने बोला कि जो नॉमिनेटिंग एजेंसीज़ हैं ये स्टूडेंट को नॉमिनेट कर देंगी दिसंबर 2023 से पहले। सो ये आपने इनसे कॉन्टैक्ट लाजमी करना है। ये आपके अप्लाइंग प्रोसीजर का जो एक हिस्सा है। सो इस वजह से आपने इसको मिस नहीं करना, इनसे आपने कांटेक्ट करना है, और फिर फर्दर जो उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा वो पूरा करना है। उनके डॉक्यूमेंट्स अगर कुछ रिक्वायर्ड हो तो वो आपने पूरे करने हैं, और फिर जो है फर्दर इनके ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम पे जाके अप्लाई करना है, नेक्स्ट किया जाना है, जो भी क्वेश्चन हो उनके वो आपने फिल किए जाने हैं। ठीक है, और फर्दर ठीक है, अब ये देखें ये रजिस्ट्रेशन और लॉगिन पेज आ रहा है कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप कमीशन का। यहाँ पे शो हो रहा है मास्टर्स नाइजीरिया पाकिस्तान। ठीक है, इधर आपने अपना जो है वो यूज़र नेम देना है, पासवर्ड देना है। अगर आपके पास इसका अकाउंट नहीं है तो आप न्यू यूज़र पे जाएं और कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप कमीशन इन यूके जो है इधर अपना अकाउंट बनाएं, फिर उसके बाद वापस आके यहाँ पे लॉगिन करें। अभी चलते हैं CSE थीम्स की तरफ। जो 6 CSE थीम्स एंड डेवलपमेंट थीम्स हैं, सिर्फ इन्हीं के एप्लीकेंट्स जो हैं अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थीम्स हैं कौन कौन से? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में इन्होंने मेंशन नहीं किया, लेकिन फर्स्ट पेज पे मेंशन किया। मैंने इसलिए बोला था कि आपने पढ़ना है, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो लाजमी पढ़ लेना है। सो ये कुछ 6 थीम्स हैं। इन 6 थीम्स पे आपका इंटरेस्ट हो, आपने कुछ काम करना चाहते हो या किया हो तो फिर आप इसके लिए अप्लाई करें। सो वो 6 थीम्स कौन कौन से हैं ये देखें। सॉरी, ये रहे। सो ये 6 डेवलपमेंट थीम्स हैं, ये इनके नाम इन्होंने लिखे हुए हैं सबसे पहले यहाँ पे 6 के। फिर जो फर्दर इनकी डिटेल्स दी हुई हैं, जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हो, इन 6 थीम में से किसी एक में एटलीस्ट आपका इंटरेस्टेड होना ज़रूरी है। सो इन 6 में से किसी एक में भी अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप उस पर क्लिक करें, फर्दर उसकी डिटेल्स आ जाएंगी। सो इन 6 थीम्स को आपने स्टडी करना है अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। सो ये रहे 6 थीम्स। इसके अलावा फर्दर जो है वो इनके सिलेक्शन प्रोसीजर की तरफ चलते हैं, और इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है। सिलेक्शन जो किस बेस पे होगी? सबसे पहले आपके एकेडमिक मेरिट की बेस पे। ठीक है, आपकी जो है डेफिनेटली आपकी CGPA जो है, आपके पुराने जो ग्रेड्स हैं, आपके मार्क्स हैं, वो सारे मैटर करेंगे। ठीक है, फिर आपका जो रिसर्च प्रपोजल है इन 6 थीम्स को लेके वो, और फिर आपका जो पोटेंशियल है और आपका डेवलपमेंट का जो काम है अपने होम कंट्री के लिए, ठीक है, वो कितना है। आप जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं या जिस कंट्री में जा रहे हैं, आपने अपनी SOPs जब आपने लिखनी है या अपना रिसर्च प्रपोजल लिखना है, आपने 2 चीज़ों को तो लाजमी मेंशन करना है। एक अपने होम कंट्री के लिए कि मेरा ये कंट्री है, आप इसके लिए क्या काम कर रहे हैं, और यूके या फिर जिस कंट्री भी आप स्कॉलरशिप के लिए जा रहे हैं उसके लिए आप किस तरह बेनिफिशियल होंगे, ठीक है, उनको किस तरह फ़ायदा देंगे। तो ये आपने चीज़ें दोनों पॉइंट्स को मेंशन करना है। सो ये इसका जो है वो सिलेक्शन प्रोसीजर और सिलेक्शन क्राइटेरिया था। फिर फर्दर अगर आप देखना चाहते हैं कि कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप का सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या, इस पर क्लिक करें तो फर्दर वो पूरा आ जाएगा, आप उधर से मज़ीद देख सकते हैं। तो आप एक दफ़ा लाजमी देखें ताकि आपको पता चले कि इस बेस पे वैल्यूएशन होगी, तो उस हिसाब से आप खुद को प्रिपेयर कर सकें। अप्लाई करते वक्त आपने कुछ चीज़ों को और मेंशन करना है, अपने माइंड में रखना है, और उन सारी चीज़ों को आपने जो है वो लिस्ट में ऐड करना है लाजमी। सबसे पहले तो ये कि जो आपकी
अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी क्वालिफिकेशन थी, इन सब को आपने मेंशन करना। अगर एक से ज़्यादा आपके पास डिग्रीज़ हैं तो आप उसको भी मेंशन करें। फिर आपकी जो पब्लिकेशंस हैं, लाइक आपके थीसिस हैं, आपके आर्टिकल्स हैं, आपके रिसर्च प्रोजेक्ट है या कुछ भी ऐसे रिपोर्ट्स हैं, तो आपने उनको मेंशन करना है। ठीक है, आप 10 तक कर सकते हैं। अपने प्राइजेज़ हैं, आपकी अचीवमेंट्स हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, आप उनको भी मेंशन कर सकते हैं। फिर आपकी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री है अगर आपके पास, तो लाइक आप कहीं पे जॉब करते रहें, इंटर्नशिप करते रहें, कोई प्रोजेक्ट करते रहें, तो आप उनको मेंशन करें। ठीक है, और फिर बताएं कि किस तरह वो इन 6 थीम्स के रिलेटेड है, या फिर जो यूके का जो प्रोग्राम है, स्कॉलरशिप प्रोग्राम है कॉमनवेल्थ का, इसके किस तरह रेलिवेंट है, ये सारी चीज़ें आपने मेंशन करनी है। फिर जो है वो डेवलपमेंट इम्पैक्ट है जो, वो स्टेटमेंट आपने 4 हिस्सों में लिखनी है, और वो 4 हिस्से जो हैं वो कौन कौन से हैं, पहला हिस्सा है, दूसरा हिस्सा है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स इन्होंने मेंशन किए हुए हैं, ये आपने लाजमी लिखना है। यहाँ पे लाजमी जो है वो लाइक डेवलपमेंट इशूज़ एट ग्लोबल, नेशनल एंड लोकल लेवल। सो आपने इन पॉइंट्स पे ये जो 4 पार्ट्स हैं इनको लाजमी लिखना है। लाइक ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है और ये फोर्थ पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने उसके फर्दर डिवीजन्स की हुई है। लाइक ये फर्स्ट पार्ट है, इसके आगे 2 पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये सेकंड पार्ट है, इसका कोई नहीं है, लेकिन ये थर्ड पार्ट की फर्दर आगे 3 डिवीजन्स हैं। फोर्थ पार्ट है, इसकी आगे फर्दर जो पॉइंट्स हैं। सो इन सारे पॉइंट्स को आपने मेंशन करना है, इन पे लाजमी लिखना है, और इसी की बेस पे आपकी सिलेक्शन होगी। ठीक है, ये सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है। ये जो लास्ट पॉइंट है और जो आपका एक तरह से रिसर्च प्रपोजल भी होगा, ये इस चीज़ पे आपने लिखना है, और इसी की बेस पे आपकी सिलेक्शन भी होगी। आपको वहाँ पे जाके कितना स्टाइपेंड मिलेगा, कितने पैसे मिलेंगे, कितना अलाउंस मिलेगा, उसके बेनिफिट्स क्या क्या होंगे, ये सारे उन्होंने यहाँ पे इस पेज पे मेंशन किए हुए हैं। ठीक है, ये भी आप देख सकते हैं। ठीक है, उन्होंने जो भी है यूरोज़ वगैरह में मेंशन किया हुआ है, ये आप देख लें। फिर इसके अलावा सारे पॉइंट्स उसके लिए जो आपके लिए एडवाइस हैं, जो कि एप्लीकेंट्स हैं, उनको किन चीज़ों को लाजमी फॉलो करना है, और जो है वो अपनी यूनिवर्सिटी किस तरह चूज़ करनी है, अपना कोर्स किस तरह चूज़ करना है, उसके रिलेटेड भी। फिर वहाँ पे कितनी देर रहेंगे, कहाँ पे रहेंगे, किस तरह, वो सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पे मेंशन की हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। सो एक लेंथी वीडियो हो गई है, इनफ है। मैंने जितनी चीज़ों को एक्सप्लेन करना ज़रूरी समझा, लाइक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डॉक्यूमेंट्स और अप्लाइंग प्रोसीजर और SOP वगैरह, इन सारी चीज़ों को मैंने कवर किया है। सो ये इतना इनफ है। बाकी अगर आपको कोई भी फर्दर क्वेश्चन हो तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर रहते हुए सारे पॉइंट्स को देख सकते हैं। लेकिन अगर कोई भी क्वेश्चन हो जिसकी आपको समझ नहीं आई, तो आप वो प्राइवेटली मैसेज करके मुझे पूछ सकते हैं, फेसबुक पे या फिर व्हाट्सएप पे, कहीं भी आप, या कमेंट सेक्शन में पूछ लें, जहाँ भी आप पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं। सो ये थी अपॉर्चुनिटी कॉमनवेल्थ मास्टर स्कॉलरशिप, जो कि यूके की तरफ से फुली फंडेड थी, उनकी तरफ से स्पॉन्सर की जा रही थी। तो इतना इनफ है आज के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए आपने अपना ख्याल रखना है।